everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो जल्दी से ओपी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। खुशवंत सिंह इस चैप्टर के ऑथर और प्रोटैगनिस्ट, नरेटर सब रहने वाले हैं और वो अपना रिलेशन या डिस्क्राइब करने वाले हैं अपनी दादी जी के साथ में। दादी अम्मा मान जा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम समरी में आगे बढ़े, आपको बता देती हूँ कि ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला, खुशवंत सिंह की दादी का डिस्क्रिप्शन, जो कि उन्होंने यहाँ पर एज अ पोर्ट्रेट हमें दिखाया। इतने ब्यूटीफुली यहाँ पर अपने दादी जी का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमें ऐसा लगता है मानो उनकी दादी जी हमारे सामने ही है। एंड दूसरा पार्ट जो है उसमें वो बताते हैं कैसे लाइफ के फेजेस की वजह से हम चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी अपनों से दूर हो जाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी की शुरुआत होती है जब खुशवंत सिंह पहले हमें बताते हैं कि 20 साल से वो अपनी दादी जी को वैसे ही जानते हैं जैसे वो आज थी। उनकी दादी जी किन्हीं और भी दादी जी जैसी ही थी। लोग जब कहते थे कि वो कभी खूबसूरत हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी, या उनके भी एक हस्बैंड होते थे यानी खुशवंत सिंह जी के दादा हुआ करते थे, तो खुशवंत सिंह को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब हो ही कैसे सकता है। मैं 20 साल से उन्हें जानता हूँ और ना मैंने दादाजी कभी देखे और ना ही इनको यंग या प्रिटी। जब दादाजी की फोटो वो अपने लिविंग रूम में देखते थे तो देखते ही उन्हें समझ में आ जाता था कि बिल्कुल वो एकदम ढीले ढाले कपड़े पहन के, बड़ी सी दाढ़ी रख के, पगड़ी पहन के 100 साल जितने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके बहुत सारे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, पर उनके बच्चे और उनकी बीवी नहीं हो सकती है। वो इतने बूढ़े दिख रहे थे जगत दादाजी। और दादी जी जब भी ये बातें बताती थी कि वो बचपन में ये गेम्स खेला करती थी, वो गेम्स खेला करती थी, तो खुशवंत सिंह सोचते थे, अरे दादी जी आपको शोभा देता है क्या ये सब कुछ? हाँ, आप कैसे कैसे झूठ झूठ बोल रहे हो? आप कभी इतने छोटे थे ही नहीं कि आप ये सब गेम्स खेलो। उनके लिए सिर्फ कहानियां थी। लगता ही नहीं था कि कभी दादी जी छोटी भी हुआ करती होंगी और वो गेम्स भी खेला करती होंगी। उसके बाद में खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि उनकी दादी जी का चेहरा जो है वो पूरा एकदम पेल था। उसपे उतने कलर नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स वो बूढ़ी हो चुकी थी, और पूरे फेस पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स से हुआ था। हर जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह तो झुर्रियां जाई जा रही थी। सफेद बाल थे उनके, सफेद कपड़े वो पहना करती थी। उनके बाल उनके चेहरे पर आ जाया करते थे। एक हाथ अपना कमर पे रख के और दूसरे हाथ पे माला पकड़कर बस माला जपती रहती थी। वो इतनी स्पिरिचुअल थी कि बस उनका उनका मुंह जो है वो इनऑडिबल प्रेयर में चलता ही रहता था। वो कभी भी प्रेयर करना बंद नहीं करती थी। पूरे घर के अंदर बस यूं कर करके चला करती थी। वो अपनी दादी जी को डिस्क्राइब करते हुए ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी दादी जी प्रिटी थी या नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरी दादी जी खूबसूरत जरूर थी दिल से। मुझे नहीं पता उनकी बाहरी खूबसूरती के बारे में, पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो अंदर से बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने अपनी दादी जी की खूबसूरती को एक विंटर लैंडस्केप के साथ में भी कंपेयर किया है। जैसे आप किसी बहुत सारे पहाड़ों को एक साथ देखते हो और एकदम से स्नो वहां पर कवर्ड होती है और आप देखते हो तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक अजीब सा कंटेंटमेंट महसूस होता है। एग्जैक्टली वैसा ही उन्हें अपनी दादी जी को देखकर होता था। उनकी दादी जी चलता फिरता एग्जाम्पल थी पीस और कंटेंटमेंट का, ऐसा उनका मानना था। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट में जब चलते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन था। वो बताते हैं कि उनकी दादी जी उनकी बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। उनकी दादी जी एक्चुअली उनकी इतनी पक्की दोस्त थी कि जब उनके मॉम डैड को सिटी जाना पड़ा वहां पर सेटल होने के लिए, सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए, तो वो खुशवंत सिंह को दादी जी के पास छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें भरोसा था कि खुशवंत सिंह दादी जी के पास रह सकते हैं। फिर क्या, खुशवंत सिंह पूरे टाइम गांव में अपनी दादी जी के साथ रहे। दादी जी उन्हें तैयार करती, उन्हें नहलाती, कपड़े पहनाती और हर बार अपनी प्रेयर्स बोला करती। वो सोचती थी क्या पता खुशवंत सिंह को ये प्रेयर्स याद हो जाए। खुशवंत सिंह उन्हें सुनते थे क्योंकि उन्हें दादी जी को सुनना बहुत पसंद था, पर कभी याद करने की कोशिश नहीं करते थे। उसके बाद वो उनकी पूरी स्टेशनरी एकदम से समेटती, पूरा एकदम पैक करती, उन्हें अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कराती जिसमें वो कुछ बासी रोटियों पे घी लगाकर, चीनी लगाकर उन्हें खिलाया करती थी। इसके साथ में कुछ बासी रोटियां वो अपने साथ पैक कर लिया करती थी ताकि आते वक्त वो गली के कुत्ते जो है उन्हें खिला सके। एनिमल लवर्स थी हमारी दादी जी। फिर क्या, फिर दोनों स्कूल की तरफ निकल जाते थे। खुशवंत सिंह के स्कूल से लगकर ही दादी जी के लिए एक टेम्पल बनाया हुआ था। वो दादी जी अपने टेम्पल में जाती और टेम्पल में जाकर बढ़िया एकदम स्क्रिप्चर्स पढ़ती। अपने टेम्पल यानी कि ऑफ कोर्स एक टेम्पल था जहां पर जाकर वो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। और उनके पास में जो एक स्कूल बनाया हुआ था उसके वैरेंडा में बैठकर बच्चे अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ा करते थे।
अब जैसे ही दोनों का काम हो जाता, इधर हमारे ऑथर की पढ़ाई हो जाती और उधर दादी जी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती, तो दोनों घर की ओर निकलते थे। घर की ओर जाते वक्त उन्हें रास्ते में कुत्ते मिलते थे, जिनको वो रोटियां फेंक फेंक के खेलते कूदते घर आते थे। कुत्ते खूब भौंकते, खूब एकदम खेलते और उन्हें घर तक छोड़ कर आते। सब कुछ एकदम सही चल रहा था कि उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। ये टर्निंग पॉइंट क्या था? ये टर्निंग पॉइंट था जब शहर से फोन आया। खुशवंत सिंह को अपनी दादी जी के साथ अब शहर जाना था, क्योंकि अब उनके माता पिता शहर में पूरी तरीके से सेटल हो चुके थे। खुशवंत सिंह को जाना पड़ा और वो विलेज की ये कहानियां, ये किस्से, ये फ्रेंडशिप छोड़कर निकल पड़े। शहर में सब कुछ बहुत अलग था। खुशवंत सिंह मोटर बस में स्कूल जाते थे। उन्होंने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया था। दादी जी ना तो उन्हें स्कूल छोड़ने जा सकती थी, ना उनकी पढ़ाई में उनका हाथ बटा सकती थी। गली में कुत्ते भी देखने को नहीं मिलते थे, इसीलिए दादी जी चिड़ियाओं को खाना खिलाकर गुजारा करती थी। इसके बाद में कभी कभी जब वो वापस आते तो दादी जी उनसे पूछती, बेटा क्या पढ़ाया आज तुझे? खुशवंत सिंह उन्हें एक्सप्लेन करते कि दुनिया कैसे गोल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते। दादी जी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वो अंदर से नाखुश हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो खुशवंत सिंह की मदद करना तो चाहती है, पर वो कर नहीं पा रही है। इसके बाद क्या? इसके बाद धीरे 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 उनको ऐसा लग रहा था, वो अनहैप्पी थी और उनका वो उनका नाराजगी, उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया दो बातों से। पहली, उन्हें लगा कि यार यहाँ पर स्कूल के अंदर इनको कुछ मॉरल साइंस का कुछ क्यों नहीं बताते हैं? ये स्कूल के अंदर बच्चों को गॉड के बारे में क्यों नहीं सिखाते? स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? और दूसरा, जब खुशवंत सिंह ने आकर ये बताया कि हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, तो दादी जी ओए होए होए, उन्हें ऐसा लगा म्यूजिक लेसन्स? अरे म्यूजिक तो मोनोपोली है हार्लट्स और बेगर्स की, यानी कि अच्छे घर के लोग जो है वो म्यूजिक व्यूजिक नहीं करते। दादी जी थोड़े पिछड़े हुए ख्यालातों की थी, पर वो अपने ख्यालात किसी और के ऊपर थोपती नहीं थी। इसी वजह से दादी जी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, अब ये नई जनरेशन है, शहर में आ चुके हैं, अब खुशवंत सिंह की पढ़ाई जैसे चलेगी वैसे चलेगी, क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद में दादी जी अपने में ही मस्त रहने लगी। अपने चरखे के पास बैठ जाती थी, 30 मिनट निकालती थी दिन का और बाहर देखती थी। वहां पर बहुत सारी चिड़ियां आ जाती थी वैरेंडा में, जिनको वो छोटे छोटे टुकड़े करके ब्रेड डालती थी और वो आराम से खाना खाते थे। दादी जी और खुशवंत सिंह के रिलेशन को एक और झटका तो तब लगा जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी के लिए गए, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए तो उन्हें एक अलग बेड दे दिया गया, एक अलग रूम दे दिया गया। इसकी वजह से उनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो भी टूट गया। अब दादी जी को वो बहुत कम मिलने लगे, दादी जी से वो कंपेरेटिवली कम बातें करने लगे। दादी जी बहुत अकेली हो गई थी। उनका चरखा और वो 30 मिनट जब वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, बस उसी के सहारे उनकी जिंदगी कट रही थी। वो चिड़ियाओं से इतना प्यार करती थी कि कभी वो उनके सर पर बैठ जाती थी, कभी उनके पांव पर बैठ जाती थी, कभी उनके कांधों पर बैठ जाती थी, बट वो कभी भी उन्हें हटाती नहीं थी, स्माइल करती थी। इसके बाद में वो पल आया जिसका खुशवंत सिंह को डर था। खुशवंत सिंह ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। 5 साल के लिए अब्रॉड जाएंगे तो पता ही नहीं कि शायद जब वापस आएंगे दादी जी यहाँ मिलेंगी भी या नहीं। वो ऐसी उम्र में थी, उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी जहां पर पता ही नहीं था कि जब वो वापस आएंगे तो शायद वो दादी जी को यहाँ पाएंगे या नहीं। इसी वजह से वो डरे हुए थे, पर दादी जी नहीं डरी हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो बिल्कुल खुशवंत सिंह को वापस देखेंगी, वो उनसे वापस मिलेंगी। इसीलिए वो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तो आई, पर बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। उन्हें अपने उनके फोरहेड पे किस किया और उन्हें गुड बाय किया। खुशवंत सिंह उस मॉइस्ट इम्प्रिंट को एकदम से चेरिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि हो सकता है कि मैं आखिरी बार दादी जी से फोरहेड पे किस करवा रहा हूं, हो सकता है ये आखिरी फिजिकल टच था हमारे बीच में। पर ऐसा कुछ नहीं था। जब 5 साल बाद खुशवंत सिंह वापस आए तो दादी वहीं पर थी। अरे वो तो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, एकदम वैसी ही थी जैसी कि वो उनको छोड़कर गए थे। उन्होंने उन्हें जोर की झप्पी दी और जब उन्होंने उन्हें झप्पी दी तो एकदम से उन्हें सुनाई दे रहा था कि अभी भी दादी जी अपनी प्रेयर्स करे जा रही थी। दादी जी बिल्कुल नहीं बदली थी। जब वो लोग घर को गए तो सबसे पहले दादी जी का जो फेवरेट मोमेंट था, चिड़ियाओं को खाना खिलाना, उस दिन भी उन्होंने वही किया। वो चिड़ियाओं को खाना खिला रही थी और खाना खिलाते खिलाते डांट भी रही थी खुशवंत सिंह को। ऐसे कोई छोड़ के जाता है दादी को भला? हाँ, बिना सोचे समझे बस छोड़कर चला गया। मैं जिंदा नहीं होती तो, मैं तुझे देख नहीं पाती तो। ठीक है,
रह जाएगी दादी, बूढ़ी है। इतने प्यारी तरीके से वो उन्हें डांट रही थी। शाम को एक अजीब सा बदलाव उनमें आ गया। उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया। इनफैक्ट वो आसपास से बहुत सारी औरतों को बुलाकर लेकर आई, एक फटा पुराना डोल लेकर आई और बजा बजा के बढ़िया नाच गाना किया। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स गाया और खूब नाचती गाती रही। सब लोग ने उन्हें रोकने की कोशिश की, रुक जाओ दादी माँ, रुक जाओ, ओवर स्ट्रेन मत करो, पर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन जिसका डर था वही हुआ। डॉक्टर आए, दादी जी की तबीयत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हल्का फुल्का बुखार है, थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगा। पर दादी जी को ऐसा नहीं लगा था। दादी जी को लग रहा था जैसे कि उनका अंत पास आ चुका है, जैसे कि आज वो जाने वाली हैं सब कुछ छोड़ के। दादी जी को लग रहा था कि अपने लाइफ के आखिरी पन्ने पे आकर उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया और अब बस कुछ ही पलों में वो यहाँ से चली जाएंगी। वो अब किसी से बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रेयर करना शुरू कर दिया। सबने उन्हें खूब रोका, रुक जाइए दादी जी, रुक जाइए दादी जी, पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकी। उनका तो ये मानना था कि बस मैं अपने परमात्मा से मिलने से पहले जल्दी से जल्दी बस प्रेयर करूं। उनके हाथ अभी अपनी रोजरी पर टिके हुए थे, माला पे टिके हुए थे, वो माला पे मंत्र जपे जा रही थी। उनके होठ इनऑडिबल प्रेयर में चल रहे थे और देखते ही देखते उनके हाथ से वो माला गिर गई और उनके होठ रुक गए। एक अजीब सा ग्लो उनके फेस पे आ गया था और खुशवंत सिंह को पता चल गया था कि उनकी दादी जी अब नहीं रही। दादी जी को मौन करने के बाद, उनका शोक मनाने के बाद, जैसे कि रीति रिवाज है, उन्हें जमीन पे धरती पर लिटाया गया। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई। जब वो लोग दादी जी को वहां छोड़कर चले गए थे तो पीछे से हजारों चिड़िया उनको गुड बाय करने के लिए आई, उन्हें फेयरवेल देने के लिए आई। आज शाम के कुछ देर पहले जब वो आई दादी जी को अपने अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए, तो सूरज की कुछ किरणें अंदर गिर रही थी और पूरा का पूरा वैरेंडा हजारों चिड़ियाओं से भरा हुआ था। चिड़ियां चींची नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं खेल रही थी, सिर्फ दादी जी के पास बैठी थी, क्योंकि आज वो अपनी दादी जी का शोक मनाने आई थी। बेचारी चिड़ियाओं को देखकर हमारी ऑथर की मॉम को बहुत बुरा लगा। उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही ब्रेड के टुकड़े किए जैसे कि दादी जी किया करती थी, पर चिड़ियाओं ने एक भी टुकड़े को चोंच नहीं मारी। उन्होंने वो खाने नहीं आई थी वहां पे, वो किसी से वो खेलने नहीं आई थी वहां पे, वो सिर्फ अपनी दादी जी को बाय करने आई थी। दादी जी की अर्थी को जब उठाकर ले जाया गया तो वो चिड़िया भी वहां से उड़ गई। अगले ही दिन स्वीपर ने पूरा का पूरा रूम साफ किया और वो ब्रेड क्रम्स अभी भी वहीं थे। कितने प्यारे होते हैं ना जानवर, कैसा निस्वार्थ प्यार करते हैं वो हमसे। इसके साथ में ये कहानी खत्म हो गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारा रिश्ता कितना अटूट होता है। इस कहानी से अगर आपको भी अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में कोई भी मोमेंट याद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मम्मी पापा की डांट से बचाने वाले दादा दादी मिलते हैं। तो जरूर मेरे साथ में ये शेयर कीजिएगा। हाउएवर ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी के कुछ फेजेस की वजह से हम चाहकर भी अपनों को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए। हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब्रॉड अगर जाना है, जॉब, मैरिज, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें अलग करती रहती है अपनों से। इस बीच के अंदर हम वो टाइम, वो कनेक्शन कभी कभी खो देते हैं। हमें उसे जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी बात करती है कि कैसे ये जो माइग्रेशन है, जिसमें लोग गांव छोड़कर सिटी में आ जाते हैं और बूढ़े बुजुर्ग लोगों को अपने साथ सिटी में लेकर आते हैं, वो माइग्रेशन बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्होंने अपना जवानी, अपना बचपन गांव में, अपने घर में, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ में गुजार दिया। आप उन्हें शहर में एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाली, एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल तो दे दोगे, पर वो सारे दोस्त, वो सारे मोमेंट्स, वो सारी यादें कैसे दोगे? कभी कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अकेला महसूस करते हैं जब हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं और उनके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता। तो प्लीज आज इस चैप्टर को सुनकर ही सही, पर उनके पास में बैठिए, एक जादू की झप्पी दीजिए उन्हें। ये चैप्टर बात करता है कि कैसे दादी जी एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी। उनके अपने विचार उन्होंने कभी नहीं छोड़े। हाँ, वो अपने विचारों को किसी और पर थोपती भी नहीं थी।
वो अपने विचारों का पूरा ध्यान रखती थी, उन्हें फॉलो करती थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के ऊपर उसे थोपे। दादी जी के लिए खुशवंत सिंह की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। तो दैट्स इट फॉर दिस समरी एक्सप्लेनेशन। मेरे को पता है मेरी समरी समरा हो जाती है, बट यस आई होप आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। तो अब वक्त है एक बहुत ही प्यारे से टेस्ट का। ये टेस्ट में, इस क्विज में मैं आपको देने वाली हूँ एक एक्सट्रैक्ट। आपकी स्क्रीन पर आने वाली हैं कुछ लाइंस आपके चैप्टर से, एनसीईआरटी से, और उससे जुड़े हुए मैं पूछने वाली हूँ आपसे 5 सवाल। तो फिर रेडी हो जाओ। ओके, सो एनसीईआरटी का पैराग्राफ या लाइन कुछ इस प्रकार है। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो बच्चों, ये जो सेंटेंस मैंने आपके लिए रीड किया है, ये जो पैराग्राफिक पार्ट आपके लिए रीड किया है, इसमें से मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। 5 क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं, फटाफट से उन्हें देखिए। ये 5 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 है, where did the author see him? A, in albums. B, in black and white photos. C, in a portrait. या फिर D, in front of him. Question number 2 है, why did the author feel this way? A, he looked awful. B, he looked eternally old. C, he wore old-fashioned clothes. या फिर D, all of the above. Third question है, how is the author related to him? A, child. B, he was his grandchild. C, he was his disciple. D, none of the above. Question number 4 है, what message does it convey about the author? A, he did not like his grandfather. B, he did not like his traditional attire. C, he could not imagine him as a young man. D, all of the above. Last question है, what was he wearing? A long cloak. B, a dhoti with a vest. C, a big turban and loose fitting clothes. या फिर D, an overcoat. That's it. तो अपने स्कोर्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस देख लेते हैं जो आपको आंसर राइटिंग में मदद करेंगे अलोंग विथ योर होमवर्क। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ, वही वर्ड्स जो आपकी एनसीईआरटी में लिखे रहते हैं, आपको थोड़े डिफरेंट लगते हैं और उनका मीनिंग आपको पता नहीं होता, तो इसी वजह से अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर नहीं हो पाती। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन वर्ड्स को, और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस मैं आपको देने वाली हूँ जिनका आपको ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपको अपने आंसर्स में भी यूज करने हैं और इसके साथ साथ में उन पे क्वेश्चंस अलग से बन के आ सकते हैं। एट द एंड मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ, तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग, जिसका मतलब होता है एकदम एकदम चीची 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 करके बहुत ही ज्यादा नॉइजी कर देना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना।
absurd का मतलब होता है illogical, कोई चीज बेतुकी अगर है तो। accepted her seclusion with resignation, इसका मतलब होता है अपना एकांत, अपना अकेलापन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना, पर एक्सेप्ट करने में तकलीफ होना। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, इसका मतलब है कोई एक ऐसी चीज जो इतनी ज्यादा कामिंग है, इतनी ज्यादा पीसफुल है कि उसको देखकर ही आपको बहुत काम, बहुत पीसफुल महसूस हो रहा हो, ऐसा एक्सपांस इज बेसिकली यहाँ पर द वाइट एक्सपांस। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं स्नो से ढके हुए, उनकी बात यहाँ की जा रही है। बीच बीच का मतलब होता है मोती। बेडलैम का मतलब होता है कंफ्यूजन, केओस। ब्लेज का मतलब होता है एकदम से धधकती हुई, ऐसा आग होती है ना, आग एकदम धधकती है। बॉदर्ड का मतलब होता है किसी चीज की परवाह। चेरिश्ड का मतलब होता है किसी चीज को अपने करीब रखना। चॉपिंग्स का मतलब होता है आवाज जो कि चिड़िया निकालती है। क्लैस्प्ड का मतलब होता है जप्पी, यहाँ पर एकदम जप्पी, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़ना। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। कोर्टयार्ड का मतलब होता है वैरेंडा, जो बरामदा जिसे हम कहते हैं। क्रीमेटेड का मतलब होता है अंतिम संस्कार। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है ये वाला पैटर्न। क्रूड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कोई एक चीज जो रॉ हो। कस्टमरी का मतलब होता है ट्रेडिशनल। डिलैपिडेटेड यानी फटा पुराना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है एकदम बहुत ही ज्यादा पेन में होना, सैड होना, बहुत ही ज्यादा एंशियस होना। अर्दन का मतलब होता है मिट्टी का। पैबल्स का मतलब होता है कहानियां। फेच का मतलब लेकर आना। फ्रिविलिस का मतलब इतना ज्यादा सीरियस नहीं, हल्का फुल्का। फ्रिविलिस रिब्यूक्स का मतलब इसी वजह से हो गया हल्की फुल्की डांट। जेंटल फोक मतलब अच्छे घर के लोग। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब होता है वो डॉग्स आवाज निकालते हैं, ठीक है। हार्लट्स का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स। हॉबल्ड का मतलब होता है ऐसे दादी जी चलती है ना, ऐसे ऐसे करके, वो वैसे चलना। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का मतलब होता है छप जाना। इनऑडिबल जो सुनाई ना दे। ल्यूड एसोसिएशन यानी कि जो अच्छा नहीं हो, जिसकी एसोसिएशन अच्छी नहीं हो, इनडिसेंट हो। लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है बाल। मेंटल पीस, मेंटल पीस का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फायर प्लेस के ऊपर बनाया हुआ होता है। लोग यूजुअली वहां पर कोई सीनरी, कोई पिक्चर, टीवी ये लगाते हैं। देन वी हैव मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला। मोनोटोनस मतलब कोई एक चीज जो रेपिटेशन में चल रही है, बहुत डल, बहुत बोरिंग हो चुकी है। ओमिटेड कोई चीज का छूट जाना। ओवर स्ट्रेनिंग बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना। पैलर यानी कि आपका फेस खास करके जब वो पीला पड़ जाए, ठीक है। पर्च का मतलब क्या होता है, बैठना, जैसे कि यहाँ पर चिड़िया आती थी और आकर बैठ जाती थी, दादी जी पे चोंच मारती थी। पर्सुएड का मतलब होता है मनाना। प्लास्टर्ड का मतलब होता है कवर करना। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेंटिंग या पिक्चर। प्रॉफिट्स का मतलब होता है संत महात्मा। प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड का मतलब होता है हल्ला बोल देना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। पकड़, पकड़ का मतलब होता है एकदम से ऐसे, ऐसा होता है ना, आपका एक पेज है, उस पेज को आप ऐसे 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 करके कर देते हो, तो उसको अभी अब उसको खोलोगे तो उसकी स्टेट कैसी होगी, पकड़। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है किसी चीज के लिए डांटना, किसी चीज को नापसंद करना। रिवोल्टिंग का मतलब होता है कोई एक चीज ना भाना किसी के खिलाफ। रोजरी का मतलब होता है माला। सैगिंग का मतलब होता है जो निकल रहा हो, जैसे होता है ना कि कोई चीज फट जाती है तो वो ऐसे नीचे गिरने लग जाती है निकल के। स्कैटर्ड फैला हुआ। स्क्रिप्चर्स भगवान की किताबें। सेक्लूशन अकेलापन। सेंटिमेंटल इमोशनल होना। सिरेनिटी यानी कि काम, खूबसूरती, खूबसूरती एकदम से जो पीसफुल, और कोई कोई चीज जो काम हो बहुत। शूड का मतलब होता है भगा देना। श्राउड यानी कफन। स्लेट का मतलब होता है ऊपर ऐसे जिसके ऊपर हम लिखते थे छोटा सा ब्लैक बोर्ड। स्नैप्ड का मतलब होता है टूट जाना। स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा। स्पॉटलेस व्हाइट का मतलब है एकदम बेदाग। स्टेल का मतलब जो कि बासी हो चुका हो। स्टूप यानी कि झुकना। सैगिंग स्किन ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम यानी फटे पुराने ढोल के साइड में वो जो होती है ना, जिसके ऊपर हम ढोल ऐसे पीटते हैं, तो वो एकदम से फटा हुआ था, तो वहां से वो निकल रहा था, उसका स्किन निकल रहा था। थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब किसी चीज पे यकीन ही नहीं आ पा रहा है, ऐसा थॉट था वो। थम्प्ड का मतलब होता है बजाना। अनडिग्निफाइड मतलब जो चीज शोभा ना देती हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो। अनटाइडली मतलब जो चीज बहुत गंदी तरीके से हो, नॉट नीट।
वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत ही ऐसे समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट बेसिकली। रिंकल मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे झुर्रियां हो, लाइंस हो। इयर्स रोल्ड बाय मतलब समय गुजर गया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको पता होने चाहिए, आप एग्जाम के अंदर अपने आंसर्स में लिखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जब भी आप खुशवंत सिंह जी के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्हें ये बिल्कुल यकीन नहीं होता था कि उनकी दादी जी कभी यंग या प्रिटी हुआ करती थी, उनका हस्बैंड हुआ करता था, तो आप इस्तेमाल करेंगे द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का, ये दिखाने के लिए कि ही कुडंट बिलीव। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, जब भी आप कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे खुशवंत सिंह जी के डिस्क्रिप्शन को उनके दादी जी को लेकर, तो आप इस्तेमाल करेंगे एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी का, ताकि आप कम शब्दों में ये बता सके कि वो इतनी खूबसूरत थी, कि वो चलती फिरती मूर्त थी, काम और कंपोज्ड और पीस का और कंटेंटमेंट का। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कभी कभी हम लोगों को एग्जाम में याद नहीं आता है, पर टर्निंग पॉइंट एक्चुअली कौन सा था, जब उन्हें सिटी बुलाया गया था। एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, आपको पता है जब उन्हें चीजें पसंद नहीं आ रही थी, जब उन्हें यूनिवर्सिटी में ऑथर को वहां भेज दिया गया था, उनका बेडरूम अलग अलग कर दिया गया था, अब चीजें उनके मुताबिक नहीं हो रही थी, तो उनका अकेलापन उनको मिल गया था, वो अकेले रहना नहीं चाहती थी, पर कोई और चारा नहीं था, तो बहुत ही ऑब्जेक्शन के साथ में उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया था। वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स का इस्तेमाल करेंगे जब भी दादी जी और उनका आधा घंटा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे चिड़ियाओं के साथ में। फ्रिवलिस रिब्यूक्स, फ्रिवलिस रिब्यूक्स, दादी जी की आदत थी बड़े प्यार से अपने पोते को डांटती थी, तो यहाँ पर जब वो वापस आए थे तो उन्हें डांट पड़ी थी, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे फ्रिवलिस रिब्यूक्स का। सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है जो फटा पुराना ढोल था, उसके एक्चुअली वो बजाने के लिए जो साइड में स्किन होती है वो भी निकल रही थी, तो उसको कैसे लिखेंगे, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। आज का होमवर्क हमारा हो गया है, ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज काइंड नॉट ओनली टू ह्यूमन बींग्स बट टूवर्ड्स बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, डिस्कस। बच्चों याद रखें कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इज अबाउट ग्रैंड मदर एंड ऑफ कोर्स ऑथर और ग्रैंड मदर का रिलेशन। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच पे बनते हैं, जैसे कि ये वाला, इसके अंदर आपको ग्रैंड मदर का पूरा कैरेक्टर स्केच देना है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब नॉट 100, 120 से 150 वर्ड्स के अंदर देना है। तो 120 से 150 वर्ड्स के अंदर आप इसे आंसर करेंगे। आप अगर इसे नहीं लिख पाते हैं तो बिल्कुल मुझे कहां पर फॉलो कर लेंगे, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर लेंगे, जो कि है लर्न विद शिप्रा। ये टेलीग्राम चैनल मैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रही हूँ, यहाँ पे आपको इसका आंसर भी मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो मैं प्री रिटन आंसर आपको भेज दूंगी, जिससे आप क्या करें, अगर आपको ये होमवर्क चेक करना है या आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वहां से उसे याद कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये लेसन मैंने कर दिया है कंप्लीट। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं पसंद और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लें, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एकदम सारे दुनिया भर के 11th के पास पहुंचा दीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस बनाऊं और मोटिवेटेड फील करूं। अगर आपके कोई भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियोस के लिए। I will see you in the next one. Don't forget to check out the description box for free test. इसके साथ में आपका आंसर, इसके साथ में टेलीग्राम का आपका जो लिंक है, जैसे कि मैं बता ही रही थी, आपको सब कुछ वहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो don't forget to check that out and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.